न्यूज और सुदर्शन पर लगातार जारी है सत्ता का महासंग्राम। 3 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, तो वहीं गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। जो शुरुआती आंकड़े हैं, पिछले आंकड़े 9 बजे तक के सामने आ चुके हैं। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 10% के करीब मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उत्तराखंड में वोटिंग थोड़ी देर से शुरू हुई है और ऐसे में उत्तराखंड में 9 बजे तक 5.15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मतदान केंद्र पर पहुंचे, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाएंगे। इस बीच आपको गोवा की भी जानकारी दे दे। गोवा में जहां भारी मतदान होता है, वहां 9 बजे तक का आंकड़ा 11% का आया है। 11% मतदाताओं ने गोवा में 9 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो यह आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़े आएंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मतदान के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मतदान के लिए परिवार के साथ सीएम धामी पहुंचे हैं और वहां उन्होंने लोगों का अभिनंदन किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया और बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पंक्तिबद्ध नजर आ रहे हैं। वोटिंग के बाद सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं आश्वस्त हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आज जनता उस पर मोहर लगाएगी और उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार बनाएगी जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, यहाँ के विकास कामों को आगे बढ़ाए, जो विकास के काम शुरू हुए हैं उनको और तेज गति प्रदान करे। बहुत सारे जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तावित किए हैं, हमने प्रस्तावित किए हैं, उन सभी कामों को आगे बढ़ाए। मैं मानता हूं, मैं आश्वस्त हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे कामों पर मोहर लगाएगी और काम बनाम कारनामों का ये चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता काम पर मोहर लगाएगी और मोदी जी का जो विशेष लगाव उत्तराखंड के साथ है, उसके कारण से जो हमारी योजनाएं हैं उनको और तेज गति प्रदान करेगी। तो 3 राज्यों में चुनाव चल रहा है और ऐसे में मतदान में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में लोग बूथ तक पहुंच रहे हैं। अगर आपने अब तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो घर से बाहर निकलें, अपने बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जो शुरुआती आंकड़े, ये 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ है, उसके बाद के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से उत्तराखंड में सरकार बदली, किस तरह से दलों की क्या स्थिति रही, ये आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। दो 2009 को रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने, 11 में खंडूरी फिर से सीएम बने, 2012 में बीजेपी के पास 31 सीटें थी और कांग्रेस के पास 32। 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। 2014 में हरीश रावत ने सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली। 2017 में कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई, बीजेपी के पास 57 सीटें हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाए गए 2017 में और फिर 2021 में तीरथ सिंह रावत। 2 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। उत्तराखंड के ये जो प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। तो चलिए, चुनावी गतिविधियां लगातार जारी हैं, लगातार मतदाता बूथों तक पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। और इस पूरे मतदान प्रक्रिया पर बातचीत के लिए
हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हरगोविंद जी हैं, साथ ही रोशन गौर जी हैं और बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप तीनों का हमारे इस चर्चा में। अवधेश जी अभी अभी जुड़ रहे हैं, तो एक प्रतिक्रिया उनकी लेकर शुरू करते हैं। अवधेश जी, जो मतदान के आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात करें तो पहले चरण में 9 बजे तक सिर्फ 8% वोटिंग हुई थी, लेकिन दूसरे चरण में 9 बजे तक 10% वोटिंग हो चुकी है। ये किस तरह से देखेंगे आंकड़े को? दीपक जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बोलें जी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 विधानसभाओं में चुनाव है दूसरे चरण का। और सबसे पहले तो मैं जो 55 विधानसभाओं के जो मतदाता भाई बहन हैं, सबसे अपील करता हूं कि अपने घर से निकलें, जाएं और वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट आपके प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य और सुरक्षित भविष्य दे सकता है जी। पहली बात तो ये थी मेरी। दूसरा ये है, जो चरण की बात कर रहे हैं यहाँ, जो पहले चरण में भी जो उत्साह देखने को मिला, उससे ज्यादा उत्साह दूसरे चरण में देखने को मिल रहा है मतदाताओं में। क्योंकि जो मतदाता अपना वोट करने जा रहे हैं, उनको ये पता है कि हम यदि अच्छे किसी व्यक्ति को वोट देते हैं जो प्रत्याशी है, तो हमें पता है कि हमारा आने वाला कल भविष्य जो है वो सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए लोग जो है, जो वृद्ध लोग हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं, वो भी जा रहे हैं वोट डालने। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनका कल जो सुरक्षित हो सके। और सुरक्षित करने वाला कौन है, उनको बखूबी पता है। और देखिए, आज का जो चरण है, दूसरा चरण है, जिसको मतलब जिसमें जहां मोस्टली जो है सपा के विधायक हैं अधिकतर सीटों पर, वहां मैं बता दूं, वहां के लोग इतने नाराज हैं उन लोगों से। मैं कल 2 दिन से देख रहा हूँ, मैं भी मुरादाबाद में ही हूँ अभी। मुरादाबाद में ही था। वहां की जनता इतनी परेशान थी वहां के लोगों से, जो विधायक है वहां के सांसद है सपा समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने कोई विकास नाम की कोई एक चीज भी नहीं करी मुरादाबाद में, संभल में। तो आज की जो जनता, जो लोग वोट डालने जा रहे हैं वहां पर दूसरे चरण में, कुछ लोग यही सोच कर कि हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रूप से घर से निकल सके, उसके लिए वोटिंग करने घर से निकल रहे हैं। लगाइए, वन से लेकर हुकूमत के लोग भी आज वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन अवधेश जी, आप इन आंकड़ों को ऐसे देख रहे हैं, विपक्ष इन आंकड़ों को इस तरह से देख रहा है कि ये सत्ता परिवर्तन की लहर है, इसलिए मतदाता बड़ी संख्या में सत्ता परिवर्तन के लिए घरों से निकल रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष के हाथ में तो कुछ है नहीं। विपक्ष का देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के 2 दावेदार हैं दीपक जी। एक अखिलेश यादव, ये मानते हैं हमारे जो है योगी आदित्यनाथ जी, और यूपी की जनता है दोनों के कार्यकाल बखूबी देखे। अखिलेश यादव के भी 5 साल थे और योगी आदित्यनाथ जी के भी 5 साल देखे हैं। तो यूपी की जनता बखूबी जानती है कि किस कार्यकाल में उनका विकास हुआ है, किस कार्यकाल में उनको सुरक्षा मिली है, किस कार्यकाल में उनके बच्चों को रोजगार मिला है, और किस कार्यकाल में केवल एक परिवारवाद का बढ़ावा मिला था, एक परिवारवाद का विकास हुआ था। चलिए अवधेश जी, आप चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उसी हिसाब से आप सब कुछ देखेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। रोशन जी और हरगोविंद जी हैं, पहले रोशन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रोशन जी, जिस तरह से अवधेश जी दावा कर रहे हैं, क्या मतदाताओं का मूड आपने उस तरह से भापा है? क्या मतदाता के मन में चल रहा होगा? किन मुद्दों पर मंथन के लिए वो मतदान के लिए घरों से निकले होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि लोगों के जेहन में जब वो वोट डालने जा रहे हैं तो ये जरूर मुद्दा होगा कि उनको एक अव्यवस्थित राज्य चाहिए या उनको एक सुरक्षित राज्य चाहिए, जहां लोग घरों से बाहर निकल सके, महिलाएं, बच्चे और जो उद्योगपति हैं, जो कारखाने वाले हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो सुरक्षित रह सके। तो सुरक्षा का यहाँ निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी तरफ अगर हम कानून उसकी रोजगार की बात करें, वो भी एक मुद्दा है। यहाँ पे जो अन्न जानवर हैं वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो किसान हैं उनकी लहलहाती फसल को अन्ना जानवर खा जा रहे हैं, जो आवारा पशु हैं, वो भी मुद्दे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों से बड़ा मुद्दा इस बार जो हो गया है देश में, वो जो हिजाब को लेके मुद्दा बना है, वो देश का एक मुद्दा बन गया है कि क्या ये
स्कूलों में हिजाब होना चाहिए या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो एक मुद्दा बन गया। मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होगा ये जो है रेफरेंडम भी है कि हमें इस देश में समान नागरिक संहिता चाहिए, एक जैसा कानून चाहिए, स्कूलों में एक जैसे ड्रेस कोड चाहिए, या हमें जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे अपने अपने हिसाब से हम स्कूलों में कॉलेजों में जा सके। तो इसलिए ये रेफरेंडम भी होगा। मुझे लगता है कि जो क्षेत्र मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे या बिजली पानी के मुद्दे या सड़कें नहीं बन रही या बंद, ये जो भी विकास के मुद्दे थे, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेकंड फेज में वो कहीं गौण हो गए हैं और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो गए हैं। मैं ऐसा इसको देखता हूं। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं भी काफी उत्तर प्रदेश घूमा हूं और जिन लोगों से मैंने बात की है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस सरकार में कम से कम गुंडे, जो गुंडा तत्व है, जो उपद्रवी हैं, वो कम से कम डरे हुए हैं, या तो जेल में या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। तो ये चुनाव का मुद्दा जरूर है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो रहा है और इस वाले फेज में जो सेकंड फेज है, जो 55 सीटें हैं, इसमें ध्रुवीकरण है, स्पष्ट तौर पर वर्टिकल लाइन है, इसमें डिवीजन है कि यहाँ जो 55 सीटें हैं, इनमें से 30 सीटें तो ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम मतदाता जीत या हार का फैसला करता है। और इसके बाद भी आप देखें कि पिछली बार मोदी लहर में 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन जो 17 सीटें गठबंधन ने जीती थी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, उसमें से 17 में से 16 सीटें मुस्लिम ने जीती थी। तो वहां पे डिवीजन है ये कि बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है ये मुस्लिम आबादी का मतदान करना। और जिस तरह से रोशन जी आप बता रहे हैं, वो आंकड़े भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े आंकड़े, खासतौर पर इन 9 जिलों के जो 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, इनमें से जैसा आप कह रहे हैं कई सीटों पर तो 25 से लेकर 50% तक मुस्लिम मतदाता हैं। तो ये एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है और वो आंकड़े भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े आंकड़े। और इस बात को हम चाहेंगे कि हरगोविंद जी से आगे बढ़ाएं। हरगोविंद जी, सुरक्षा का मामला आ गया, लेकिन जब सुरक्षा सुनिश्चित लगती है व्यक्ति को, तो उसके बाद उसकी चिंता होती है कि सर पे छत हो, पेट में अन्न हो और रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो। तो क्या ये मुद्दे भी प्रभावी हैं और किस तरह से ये मुद्दे दलों को प्रभावित कर रहे हैं? नहीं, कौन नागरिक ऐसा नहीं चाहेगा जी। कि उसकी ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, उसका ये जो मौलिक अधिकार है उनका हनन ना हो। वो उसको रोजगार का, उत्तर प्रदेश में रोजगार दे दिए गए, उत्तर प्रदेश में विकास हो गया, उत्तर प्रदेश में माताएं बहनें 5 साल में बाहर निकलने लगी, जो कि पिछले इतने वर्षों में नहीं निकल पा रही थी। तो अगर इतना सब कुछ उत्तर प्रदेश में हो गया 5 वर्षों में जी, तो इतने जंबो केंद्र के मंत्रिमंडल की आवश्यकता ही नहीं थी। 6 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के वित्त मंत्री, देश के वाणिज्य मंत्री, सारा केंद्र का मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में जाकर कैंप करता है, प्रचार करता है कि हमें वोट दे दो। उस पे भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि 5 वर्ष के काम के आधार पर चुनाव की बजाय अब आवश्यकता पड़ गई बुर्के की, तो चेहरा छुपा लिया है किसी ने नकाब में। अब बुर्का वर्सेस ये चुनाव हो गया। अरे साहब, जनता को कम से कम इतना मूर्ख न समझे। लोग अशिक्षित हो सकते हैं, मूर्ख नहीं है, भोले हैं, मूर्ख नहीं है। ये समय समय पर देश की जनता ने बता दिया। और रही बात के सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, अरे वो सरकार का दायित्व है जी। बिजली पानी सुरक्षा, यही तो घोषणा पत्र में था कि 5 साल पहले घोषणा पत्र में था कि हिजाब आएगा। मेरा 31 वर्ष का राजनीतिक जीवन जी, सिविल कोड की वकालत की, लेकिन सीए बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। 8 साल में क्या 800 बांग्लादेशी पकड़कर भारत की सीमा से बाहर किए गए। अब जिम्मेवारी देश के नागरिकों पर, ये बांग्लादेश से बाहर निकाल दो। तो कांग्रेसी भी यही करते थे, तो क्या अंतर रहा? अब गोवा का लीजिए, गोवा में विधायक कांग्रेस के चिन्ह पर चुनकर आए, भाजपा में आ गई, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया। अब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाला दल, जो पार्टी विद डिफरेंस माना जाता था, या आज भी ये अपने को कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, तो कांग्रेस मुक्त भारत तो होना चाहिए, लेकिन कांग्रेसी युक्त भाजपा होनी चाहिए। तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी कि जो घोटालेबाज कल तक दूसरे मंच पर घोटाले कर रहा था, आज
फिर और ये सबसे ज्यादा अपमान और अन्याय उस मूल कार्यकर्ता के साथ हुआ जिसने विचारधारा के लिए इतना संघर्ष वर्षों तक, इतनी पीढ़ियों तक किया। और अचानक जिस भ्रष्ट व्यक्ति का वो विरोध करता रहा पूरे जिंदगी, फिर उसको कंधों पर उठाकर बोलता रहा आज हमारी पार्टी के प्रत्याशी, आप इनको वोट दे दीजिए। हरगोविंद जी, इन तर्कों के आधार पर मतदाता किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा, तो वो निष्कर्ष किस दल को प्रभावित कर सकता है, ये किस तरह से देख रहे हैं? क्या सत्ताधारी दल प्रभावित होगी, विपक्ष प्रभावित होगा, किस तरह से देखें? ये मतदाता जब ऐसे निष्कर्ष निकालता है तो इसका सीधा सा प्रभाव दल पे नहीं, उस राज्य पर पड़ता है, उसके क्षेत्र पर पड़ता है, उसके भविष्य पर पड़ता है। और ये सब आकलन मतदाता पहले मन बना चुका होता है। ये आज एकदम ऐसा नहीं है। बंगाल में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं, दिल्ली में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। मतलब आप हरगोविंद जी कह रहे हैं, जिस तरह से रोशन जी कह रहे थे कि अब ये पूरा दूसरे चरण का चुनाव हिजाब एक प्रभावशाली मुद्दा हो गया है, तो वो प्रभावी नहीं है, मतदाता पहले से तय कर चुके हैं कि उन्हें क्या चुनना है। देखिए, मतदाता कौन है? मतदाता मैं और आप नहीं है। मतदाता जिसने 5 वर्ष सब कुछ देखा, पल पल देखा, जो दंड उसने झेले, अब्बा जान, कब्रिस्तान, और इसकी बात करने वालों ने, जो हिंदू आदिकाल से कभी भी मृत्यु के पश्चात उसके शव का अपमान तो अंग्रेजों की और मुगलों की हुकूमत में भी नहीं हुआ होगा, तो उस समय भी उन्हें। हरगोविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अवधेश जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अवधेश जी, रोशन जी ने कहा है कि पूरा ध्रुवीकरण हो गया है दूसरे चरण के चुनाव का, ये हिजाब का मुद्दा जो उठा है, और फिर मुख्यमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कह दिया है कि, और ट्वीट कर भी ये कहा है कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो गई है दूसरे चरण में। देखिए दीपक जी, ध्रुवीकरण की बात जो कर रहे हैं ना, जैसे अभी आपके जो हरगोविंद जी, उन्होंने भी एक बात कही कि मतदाता जो है ना वो पूरी तरह से मन बना चुका है कि मुझे वोट किसको देना है। उसके चाहिए विपक्षी जो महागठबंधन गैंग है हमारे देश में, उसके लिए चाहिए कुछ भी षड्यंत्र रच ले, चाहे हिजाब ले आए या खिजाब ले आए या अब्बा जान या अम्मा जान कुछ भी लेकर आए, उससे उत्तर प्रदेश के मतदाता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 2 कार्यकाल देखे, एक अखिलेश यादव का, एक माननीय योगी जी का, दोनों में फर्क साफ है। जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश की जनता ने आंखों से देखा है। कोई बलवा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुई, जिसने जो काम किया उसकी सजा उसे मिली, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है आराम से, और वो इसी को सोचकर वोट डालने जा रही है। उसे हिजाब खिजाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि हिजाब को लेकर कौन जबरदस्ती कर रहा है। क्या स्कूल में ये चीज बैन नहीं होनी चाहिए? स्कूल में क्या करने जाता है बच्चा? शिक्षा लेने जाता है, ज्ञान लेने जाता है, वहां धर्म पर बच्चों को लड़वा रहे हो भाई, क्या चाहते हो आप? स्कूलों में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इन चीजों पर होनी चाहिए सब पर। ये तो देखो, पता क्या, ये एक तरह से एक वो होता है जबरदस्ती वाला कि जी हम तो हिजाब पहन के जाएंगे, हम तो नमाज पढ़ेंगे स्कूल में। क्यों पढ़ोगे भाई नमाज? क्या बाप दादा ने खुलवा के रखे हैं क्या स्कूल? हिंदुओं के लिए स्कूल नहीं है क्या? ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है दीपक जी। ये आपके जो 2 बैठे हुए हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी, इन्होंने भी इस चीज का समर्थन किया है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता पहले से मन बना चुका है कि उसको विकास की जो लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, वही लहर को दोबारा लाना है, डबल इंजन की सरकार को यूपी में लाना है, भाजपा में कमल खिलाना है। चलिए मुस्लिम मतदाताओं की बात कर लेते हैं, खासतौर पर महिला मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, अलग अलग बूथों से हमारे संवाददाता भी जो तस्वीर भेज रहे हैं, बड़ी संख्या में बूथ पर मुस्लिम मतदाता नजर आ रही हैं, तो उनका समर्थन भी क्या आप अपने साथ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम बहनें जो हैं, मुस्लिम बहनें के भाई भी जो लाभार्थी हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, आप उनसे पूछिए, जिनको अन्न मिल रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो लोग जो है पूरी तरह से भाजपा को समर्पित हैं। और नए मतदाताओं को किस तरह से देखेंगे? घर भी मिलेगा। नए मतदाताओं का मूड किस तरह से आकलन कर रहे हैं? देखिए, नए मतदाताओं की मैं बता रहा हूँ, नए मतदाता जो है वो भी, उनको सब दिख रहा है कि उसकी जो खुशी है कौन मनाएगा, हमारे हिंदुस्तान में मनाएगा कि पाकिस्तान में मनाई जाएगी, तो ये पता है उन लोगों को, तो वो वोट उसी को देंगे जिसकी खुशी हिंदुस्तान मनाएगा, उसको नहीं देंगे जिसकी खुशी पाकिस्तान में मनाई जाए।
चलिए हरगोविंद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हरगोविंद जी, अवधेश जी की बातें आपने सुनी। भले ही ये कह रहे हो कि पहले से मतदाताओं ने मन बना लिया है और ध्रुवीकरण की राजनीति प्रभावी नहीं रही है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन इनके जवाब उसी को केंद्रित नजर आए हैं। आप क्या कहेंगे? और अब्बा जान की बात करने वाले जो हिंदुओं के और वही उत्तर प्रदेश के नागरिक, वही मतदाता कोरोना में मृत्यु के पश्चात उनके शव का अनादर शायद भारत के इतिहास में मुगल काल में और ब्रिटिश राज में भी नहीं मिला होगा कि वो हिंदू जीवित तो हिंदू था, मरने के पश्चात अचानक वो मुसलमान हो गया, उससे धरती में दफन कर दिया गया। तो ये भी ना भूलें। और जहां तक इतनी मुस्लिम बहनों के प्रति इन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाई, तो ये बुर्का और हिजाब के विषय में जो ये बात की जा रही है, तो क्या ये उनके सम्मान को लेकर के बात की जा रही है? मैं स्वयं इस चीज के एक मिनट में हरगोविंद जी, आपने सवाल उठाया है तो सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अवधेश जी बताइए। क्या बोल रहा था, मैं समझ नहीं आई मुझे को उनको हरगोविंद जी की बात। हरगोविंद जी कह रहे हैं कि कोरोना काल में शवों का अपमान हुआ है और जो ध्रुवीकरण से इनकार कर रहे हैं, तो फिर वो शरीयत और बुरखे का मुद्दा, हिजाब का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? देखिए, जो हरगोविंद जी कह रहे हैं, शवों का अपमान किसी बीजेपी के किसी नेता ने नहीं किया। जो किया वो गठबंधन के जो लोग हैं, ठगबंधन के जो लोग हैं, उन्होंने किया केवल राजनीति चमकाने के लिए। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था, आपको याद होगा, कि वैक्सीन मत लगवाना, यूपी की जनता को जो है बहकाया, लेकिन फिर भी यूपी की जनता ने उनके कहने पर, उनके ना कहने पर भी वैक्सीन लगवाई। ये उनके मुंह पर तमाचा था। रही बात हिजाब खिजाब की, तो हिजाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यूपी की राजनीति में। चलिए मैं बताऊं दीपक जी, जिन लोगों के पास घर नहीं थे उन लोगों को घर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वो भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हरगोविंद जी भी कुछ कह रहे हैं। तो मैं गया हूं कई लोगों के घर पर जिनको ये आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास। वो तो कह रहे हैं मतलब हमारे लिए भगवान के समान है माननीय मोदी जी, योगी जी। हमें खाना कौन दे रहा है? हमें तो योगी जी खाना दे रहे हैं, हमें अखिलेश यादव खाना थोड़ी नहीं दे रहे हैं। हमारे बच्चे को श्रमिक कार्ड बना हुआ है, 500 रुपए मिल रहे हैं बच्चे को हमारे। हरगोविंद जी भी कुछ कह रहे हैं। जी, सरकार की जिम्मेवारी बस ये है जो अच्छे काम किए। चलिए हम रोशन जी के पास चलते हैं और एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर चलते हैं। हर चुनाव में हर पार्टी का एक वोट बैंक बताया जाता है। रोशन जी क्या देख रहे हैं इस तरह की जो चुनावी गहमा गहमी है? क्या ये जो वोट बैंक वाला कॉन्सेप्ट है वो बदला है? जो दलों के मतदाता समूह बनाए जाते रहे हैं वो समूह बिखरा है और अब मुद्दों की राजनीति एक बदलाव का इशारा कर रही है? नहीं, देखिए, राजनीति में हर बार हर साल चुनाव के मुद्दे बदलते रहते हैं। कभी विकास के नाम पे लोग वोट डालते हैं, कभी अपने जाति के नाम पे वोट डालते हैं, कभी सुरक्षा के नाम पे वोट डालते हैं। तो हर साल हर बार मुद्दे बदलते हैं और एक कॉमन सी बात होती है कि लोग एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे भी वोट डालते हैं। जो सत्ता में सरकार होती है उसके खिलाफ भी लोग वोट डालते हैं, और जो सत्ता में सरकार होती है वो हमेशा क्या करती है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने के लिए अपने विधायकों के या मंत्रियों की टिकट काटती है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में करीबन 70 विधायकों की टिकट काटे हैं बीजेपी ने, कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको खत्म करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि उसका असर भी है कि जिन विधायकों ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया उनको टिकट नहीं दिया। ऐसे उत्तराखंड में भी हुआ। तो एंटी इनकम्बेंसी का इस तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी जो भी सरकार में होती है वो उसको खत्म करती है। और मुद्दे जो होते हैं, जैसे जो लोकल मुद्दे होते हैं वो जरूर फैक्टर काम करते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पहले चरण में तो लोगों ने क्षेत्रीय आधार पर वोट दिया है, पर इस वाले जो सेकंड फेज का चुनाव हो रहा है, क्योंकि हिजाब वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना, ये मुद्दा कोई क्षेत्र नहीं है। ये इसके पीछे पूरी लॉबी काम कर रही है कि एक छोटा उडुपी से, कर्नाटक के उडुपी के एक स्कूल का मुद्दा कैसे पूरे देश में बन गया, क्योंकि उसको 2 कट्टरपंथियों ने उस मुद्दे को उठाया और वो आज चुनाव का मुद्दा बन गया है।
आज लोग नेशनल इशू पे चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड चलिए, हो, चाहे तो उत्तर इस प्रदेश। तरह के मुद्दे और भी अन्य प्रभावशाली मुद्दे हैं, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। अवधेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। सत्ता का महासंग्राम, 3 राज्यों में घमासान मचा है। ताजा आंकड़े आ रहे हैं 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत के, वो आपको दिखा दें। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 23% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, अमरोहा में 11 बजे तक 23% मतदान हो चुका है। शाहजहांपुर में 11 बजे तक 21% मतदान हुआ है। संभल में 11 बजे तक 20% मतदान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, 11 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं। गोवा में 11 बजे तक 26.63% मतदान हुआ है, जबकि उत्तराखंड में 18.97% मतदान हुआ है। उत्तराखंड में काफी तेजी से मतदान प्रतिशत बढ़ा है। 9 बजे तक के आंकड़े आपको याद दिला दें, 5.15%, लेकिन 2 घंटे में यह प्रतिशत 18% पहुंच चुका है। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में। तो उत्तर प्रदेश में जहां 11 बजे तक औसत मतदान 23% तक पहुंचा है, वहीं उत्तराखंड में भी 18% से अधिक मतदान 11 बजे तक हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 23.03% 11 बजे तक उत्तर प्रदेश में औसत मतदान हुआ है। ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि मतदाता अपने मताधिकार को लेकर सजग हैं, और इस मामले पर हम लगातार मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। अवधेश जी, 11 बजे तक के आंकड़े काफी उत्साहवर्धक लग रहे हैं, किस तरह से इन आंकड़ों को देखेंगे आप? जी दीपक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो अभी आपने बताया कि मतदाताओं में जो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को ये पता है दीपक जी कि यदि उनका एक तो आने वाला भविष्य को खराब है उत्तर प्रदेश। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता में जो आज 55 विधानसभा में चुनाव हो रहा है दूसरे चरण का, उन सभी विधानसभाओं में लोगों में बहुत उत्साह है। क्योंकि मैं देख रहा हूं जहां पे कुछ लोग जो अपनी बापों की समझकर वहां बैठे हुए हैं विधायक बनकर, दूसरी समाजवादी पार्टी के, वहां की जो जनता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म का हो, वो उससे परेशान है। कल मैं अमरोहा का देख रहा था कहीं तो वहां के लोग ये कह रहे थे कि जो वहां सपा के विधायक अभी हैं, ये लगाइए, उन्होंने ना तो शहर के लिए कुछ किया, ठीक है, ना वहां के युवाओं के लिए कुछ किया। तो वहां के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ये कह रहे थे, मैंने सुना था अभी, कि हमें अब चाहिए नया विकास, हमें चाहिए डबल इंजन की सरकार, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो हमारे शहर में विकास होगा। तो हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने साफ बोला था, साफ, और सब मुस्लिम समाज के लोग थे वहां पर। इसी तरह से मुरादाबाद तो मैं हूँ 1.5 महीने से, मैं खुद ही देख रहा हूँ ये सब चीज। तो अब जो है लोगों में उत्साह बहुत अच्छा है और बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जो लोकतांत्रिक पर्व है इसमें, और उनको सबको ये पता है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और तो जो कंफ्यूजन में है उन्हें आप हिजाब और शरीयत वाले मुद्दों को लेकर, यहाँ वोट पड़ेगा केवल विकास के नाम पर। जो विकास उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है योगी जी के नेतृत्व में, वो पहले कभी किसी ने नहीं दिया। तो फिर अगर विकास का ही मुद्दा प्रभावी रहता अवधेश जी, तो फिर ये शरीयत का मुद्दा क्यों आया, हिजाब का मुद्दा क्यों आया, इससे नजरअंदाज क्यों नहीं किया गया? अवधेश जी, आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। अवधेश जी, जब आप कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा ही प्रभावी है, सुरक्षा का मुद्दा ही प्रभावी है, तो फिर ये शरीयत का मुद्दा क्यों आया, हिजाब का मुद्दा क्यों आया, इसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर रही बीजेपी? देखिए, शरीयत का ये जो मुद्दा लेकर आया है, हिजाब का जो लेकर आए हैं, ये वही लोग लाए हैं जिनको डर है कि इनकी राजनीतिक जमीन जो बची हुई है वो खिसक रही है, इसलिए इन्होंने ये पैदा किया नया मुद्दा। लेकिन इससे यूपी की जनता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुस्लिम बहनें जानती हैं कि उनके लिए जो कार्य किए हैं, उनको जो हक दिलाया है उनका, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है, ना कि अखिलेश यादव ने दिलाया है। वो बहनें भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को नहीं जाएंगी वोट देने, ये मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। उनको जो आजादी मिली है, जो पहले बाहर बैठा हुआ है कह देता तलाक तलाक तलाक, वो आजादी किससे मिली? वो आजादी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद उनको मिली है।
वो लोग कैसे जा सकते हैं बताइए आप। जो वो हर व्यक्ति को चाहिए विकास, हर व्यक्ति को चाहिए आजादी। जो मुस्लिम बहनें हैं उनको पहले किस तरह से रखते थे लोग, ठीक है, उनके घर में, उनको पता है, और उनको आजादी किसने दिलवाई है ये भी उनको पता है। इसलिए वोट पड़ेगा विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर। कि हिजाब कितना भी ले आए, कुछ भी कर ले, तो देखो महागठबंधन गैंग को तो ये पता लग चुका है कि मेरी जो जमीन है ना, राजनीतिक जमीन है, वो खिसक चुकी है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यूपी पूरी तरह भगवा में हो चुका है। कितनी भी कोशिश कर लेंगे भड़काने की लोगों को वहां पर। जी, और उत्तराखंड की थोड़ी बात कर लेते हैं। अवधेश जी, उत्तराखंड में जिस तरह से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समान नागरिक संहिता यूसीसी का मुद्दा उठाया गया, क्या ये इसी कड़ी में आगे बढ़ा हुआ कदम नहीं है? देखिए, उत्तराखंड की यदि बात करें तो उत्तराखंड में भी इस समय जो है सबको, जितने उत्तराखंड के जो लोग हैं, वहां की जनता है, उनके साथ जो कार्य हुए, उनका जो विकास हुआ है, वो भी बीजेपी में हुआ है। ठीक है, जो वहां का विकास उत्तराखंड का देखें आप, देखिए जो आपका केदारनाथ मंदिर का जो कार्य है, ठीक है, और जो सिविल की बच्चे परीक्षा देते हैं उनके लिए जो अलग से छात्रवृत्ति दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो भी एक चीज है। तो उससे क्या है ना, युवाओं में भी जोश है वहां के। जी, तो ऐसा है कि उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, जनता को चाहिए विकास, और विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि सुरक्षा सुविधा देने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ही प्रतिबद्ध है पूरी जनता के लिए, चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो जी, या फिर पंजाब हो या पूरा देश हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कोई विकास करती है या कोई योजना लेकर आती है तो उसमें कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, वो सबके लिए दी जाती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री आवास उठा लीजिए आप, आयुष्मान योजना उठा लीजिए आप, इतनी बड़ी योजनाएं हैं ये। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आपका आकलन और आपका ये दावा धरातल पर कितना दमदार होता है। ये तो 10 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल जिलेवार आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किन जिलों में 11 बजे तक कितना मतदान हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का मतदान हुआ था उससे दूसरे चरण में मतदान की रफ्तार ज़्यादा देखने को मिल रही है। 11 बजे तक औसतन 23% मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। गोवा में भी 20% से अधिक मतदान हो चुका है। यहीं तक कि उत्तराखंड की बात करें तो वहां 11 बजे तक 18% के करीब औसतन मतदान हो चुका है। ये मतदान के आंकड़े दिखा रहे हैं। अमरोहा में 11 बजे तक 23% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर में 11 बजे तक 21% मतदान। संभल में 11 बजे तक 22.91 करीब 23% मतदान। ये बड़ी खबर, आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में औसत मतदान 11 बजे तक 23% से कुछ अधिक हो चुका है। शाहजहांपुर में 21% मतदान हो चुका है 11 बजे तक। संभल में भी करीब 23% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। ये आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। बरेली में 11 बजे तक 20% से अधिक मतदान हो चुका है। बिजनौर में 24% तक मतदान हो चुका है। बदायूं में 21.95% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। तो मुरादाबाद में करीब 26%। सहारनपुर में 11 बजे तक 21%, रामपुर में 11 बजे तक 21.58%, सहारनपुर में 21.16% मतदान हुआ है। तो करीब 23% औसत मतदान उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में, और सभी जिलों में अच्छा मतदान देखने को मिल रहा है। और ये सभी जिले मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव क्षेत्र हैं। इससे जुड़ी जानकारी लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी कृष्णा कुछ ताज़ा जानकारी के साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या उनके पास अपडेट है। करके उनकी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद करेंगे। सीधा आप देख सकते होंगे, मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैंट विधानसभा पर, जहाँ पे मतदान की प्रक्रिया जो है वो
लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। सीधा यहाँ पे मतदाता भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी मैं बातचीत करूँगा क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार भी कर रहे हैं वोटिंग के लिए। क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों पर आज वोट डालने जा रहे हैं आप? मेरे तो मुद्दा वही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो दोनों ही चरम सीमा पर है। कि में भू कानून को लेकर उत्तराखंड की जनता परेशान है। शहरों में तो नहीं है पर गांव में बहुत। डेमोग्राफिक बदलाव भी हमने देखा है उत्तराखंड में, इस पर क्या कहेंगे आप? वही सब है, सबका मूल कारण वही है। ये तो भू कानून यानी कि लैंड जिहाद पर आप मांग कर रहे हैं कानून में। भू कानून, लैंड जिहाद से कोई मतलब नहीं उसका। तो देखिए, भू कानून की मांग जो है हमने सड़कों पर भी देखी थी आचार संहिता लगने से पहले, और कई राजनीतिक दलों ने इसको एक अपना मुद्दा भी बनाया है और जनता से वादा भी भू कानून बनाने को किया है। तो भू कानून को लेकर एक तरीके से मांग उठती रही, क्योंकि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुओं की ज़मीन जायदाद जो सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर लगातार भू कानून की जो है लंबे अरसे से मांग करी जा रही है। कई राजनीतिक पार्टियों ने दावा और वादा भी किया। पार्टी की बात करें तो मुद्दे लगातार है, प्रक्रिया आपने देखी है। 8 बजे से सुबह से ही मतदान जो है वो चल रहा है। उधर भी आप देख सकते होंगे कितनी लोग बढ़ चढ़ के उत्सुकता के साथ जो है वो यहाँ पे मतदान करने आ रहे हैं। सबके लिए आप देख सकते होंगे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो है वो हर एक व्यक्ति यहाँ पे कर रहा है, मतदाता कर रहा है। और मास्क भी आपको हर एक व्यक्ति के मुंह पे दिखाई देगा, क्योंकि जैसे ही आप अपने बूथ पर एंट्री कर रहे हैं वोटिंग के लिए, तो आपको एंट्री पॉइंट पर ही सीधा सीधा मास्क, ग्लव्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से। क्योंकि गाइडलाइन भी पहले चुनाव आयोग ने जारी करी थी कि जो भी मतदाता वोटिंग करने आएगा उसको हैंड ग्लव्स और सैनिटाइज़र और मास्क जो है वो विभाग की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद ही वह प्रवेश करके अपना वोट डालने जाएगा। तो शाम 6 बजे तक जो है 82 लाख मतदाता उत्तराखंड में मतदान करेंगे। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि किन किन प्रत्याशियों की किस्मत जो है आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी और जिसके नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आप सीधा देख सकते होंगे मतदान के बूथ स्थल के अंदर आते ही सभी वोटर्स को जो है विभाग की तरफ से हाथ जो है वो सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, मास्क उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और हैंड ग्लव्स भी विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं। BLO यहाँ पर मौजूद है काफ़ी सारे। आपसे मैं बात करूँगा, क्या नाम है आपका और क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? जी, मेरा नाम आसिफ ईमान है और हेल्प डेस्क में हम काम कर रहे हैं। कोई भी मतदाता आ रहा है उसके लिए वोटर लिस्ट में नाम सर्च करना, कहाँ उनको भेजना है, तमाम तरह की जो सुविधा है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा उत्साह देख रहे हैं आप लोगों के अंदर, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले ही लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए थे। बहुत अच्छा जागरूक मतदाता है, बिल्कुल टाइम पे पहुँचे, टाइम से पहले पहुँचे। कोई भी ध्यान में रखते हुए क्या क्या तैयारियाँ आपकी तरफ से पूरी तैयारी है? मास्क है, सैनिटाइजर है, ग्लव्स है और तमाम तरह का जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। सीधा आप देख सकते होंगे तस्वीरों में भी कि किस तरीके से हैंड ग्लव्स जो है वो सभी वोटर्स को पहनाए जा रहे हैं। और क्योंकि जागरूक मतदाता जो है वो अपना मतदान करने के लिए समय से पहले ही इस बूथ पर जो है वो पहुंचना शुरू हो गए थे, क्योंकि 8 बजे से प्रक्रिया उत्तराखंड में मतदान की शुरू हो गई थी। इसी को देखते हुए सभी लोग मतदाता जो है यहाँ पर आए। विकास के मुद्दों पर जो है वो सभी यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं और समय पर ही लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड के बाद अब गोवा का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी स्नेहल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे चलते हैं। शुरू है, ऐसे में आज का चुनाव का दिन है। आज मतदान करने सभी जा रहे हैं। अपने साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। सर, बताएंगे कि कैसा लग रहा है आज गोवा में? हर कोई लिटरेचर है यहाँ पर, हर कोई एजुकेटेड है और सोच समझकर मतदान करने वाली आपकी जनता है। क्या बताना चाहेंगे? आज लोकशाही का उत्सव गोवा में हो रहा है और डेफिनेटली इस लोकशाही उत्सव में सभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं। जिस बड़े उत्साह के साथ लोग 7 बजे से बाहर आ रही हैं, मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज 85% के ऊपर रहेगी और लोग और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार फिर से एक बार हम 22 पार करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल। बात करते हैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की कि सवेरे सवेरे उनका फ़ोन आपको आया है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है। सर, क्या बताएंगे? मैं बहुत खुश हूँ। माननीय पंतप्रधान 7 बजे से पहले फ़ोन करके शुभेच्छा देना मुझे, मेरे संगठन के कार्यकर्ता, गोवा के लोगों को और इस बार यानी पूरे सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से एक बार लाने के लिए उसी उत्साह जोश के साथ सभी काम को लगे हैं। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस जोशी के साथ शाम को 6 बजे तक सभी काम करेंगे। गोवा की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगी। आज का ये जो मतदान है ये वोट फॉर नेशन के लिए है, ऐसा आपको लगता है? डेफिनेटली कि जिस तरह से माननीय मोदी जी
नवभारत निर्माण की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के विचार की सरकार गोवा में आना जरूरी है। और इसीलिए मैं बार बार लोगों को अपील कर रहा हूँ कि डबल इंजन सरकार लाने के लिए जो गोवा की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वही आगे बढ़ाने के लिए माननीय पंतप्रधान जी को आशीर्वाद दे दो लोगों ने, और उन्हीं को मैंने मतदान करें, कमल को मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से एक बार लेके आए। बिल्कुल धन्यवाद। क्योंकि इस बार फिर एक बार वोट फॉर नेशन होगा, फिर एक बार अगर गोवा में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनकर आती है, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी अगर चुनकर आती है तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को होगा। इसी तरह के साथ वोट फॉर नेशन और प्रगति को लेकर ही गोवा का भी इलेक्शन होगा और गोवा के भी मतदाता देश हित में अपना मतदान करेंगे। यही सोच लेकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को दृढ़ता के साथ प्रमोद सावंत भी आगे लेते जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्नेहल जोशी, गोवा। तो उत्तराखंड और गोवा के बाद अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। मतदान शुरुआती 11 बजे तक के आंकड़े काफ़ी बेहतर कहे जा सकते हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया हम लगातार ले रहे हैं। अवधेश जी, ध्रुवीकरण का मुद्दा हो गया और भी तमाम विकास के मुद्दे हो गए, सुरक्षा और शासन संचालन से जुड़ा मुद्दा हो गया, युवा मतदाताओं की हमने बात कर ली, मुस्लिम महिला मतदाताओं की भी हमने बात कर ली, और अब महत्वपूर्ण ये है कि आंकड़े क्या होंगे। क्या बीजेपी उम्मीद कर रही है 300 पार तो सभी कह रहे हैं, लेकिन अगर पिछला प्रदर्शन जो दोहरा पाए और उससे बेहतर नहीं कर पाए तो फिर कैसा आप कहें, कैसे दावे करें कि हम बेहतर सरकार में काम कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जो दावेदारी बात, कितना आंकड़े आएंगे, आपने रिपोर्ट भी दिखाई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा की। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो या गोवा हो या पूरा देश की बात कर लो आप, हर कोई ये व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। और यही विश्वास जनता का हमारे माननीय मोदी जी के लिए है, और यही जो विश्वास है यही उत्तर प्रदेश के योगी जी के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जनता या उत्तराखंड की ले लो आप, या फिर गोवा की बात कर लीजिए, उनको ये पता है कि यदि हम सही पार्टी चुनेंगे, सही कैंडिडेट चुनेंगे तो हमारा विकास होगा, आने वाला भविष्य हमारा अच्छा बन सकेगा। हमें ऐसा भविष्य बनाना है कि जो आने वाला समय मतलब अच्छा हो उनके बच्चों के लिए, और हमें ऐसे कैंडिडेट को जिताना है जिसकी खुशी हमारे देश भारत में मनाई जाए, ना कि पाकिस्तान में मनाई जाए। जिन्नावादी सोच वालों को बिल्कुल नकार दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, बताऊं आपको। तो पिछली बार से ज्यादा सीट लाने का दावा कर रहे हैं आप? कभी जिन्ना की बात करते हैं। अवधेश जी, सिर्फ 300 प्लस ही कहेंगे या फिर पिछली बार से भी ज्यादा सीटों का दावा करेंगे? देखिए, पिछली बार से भी ज्यादा, 300 से ऊपर तो आनी है यूपी में, हो सकता है उससे ज्यादा भी आ जाए, लेकिन 300 से कम कभी नहीं आएंगे इसमें। चलिए, तो आपके दावे को हम नोट कर लेते हैं और फिर 10 तारीख को, ऐसे तो अलग अलग चरणों में हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, लेकिन 10 तारीख को ये पॉइंट हम लेकर आपके सामने आएंगे। देखते हैं आपके दावे कितने दमदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में मतदान की प्रक्रिया आज संपन्न की जाएगी और इसको लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये कुछ हाई प्रोफाइल चेहरे हैं उत्तराखंड के। पुष्कर सिंह धामी, मोहन सिंह बिष्ट के सामने हरीश रावत और गंगोत्री से सुरेश चौहान, सतपाल ब्रह्मचारी, मदन कौशिक हरिद्वार से, धनसिंह रावत और गणेश गोदियाल के बीच मुकाबला श्रीनगर में, तनवीर खान और सुरेश खन्ना शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की ये कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स आपको दिखा रहे हैं। आकाश सक्सेना और आजम खान का रामपुर में मुकाबला, हैदर अली और अब्दुल्ला आजम का स्वार सीट पर मुकाबला, मुकेश चौधरी और धर्म सिंह सैनी का नकुड़ उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट में मुकाबला,
गुलाब देवी मंत्री हैं चंदौसी से, विमलेश कुमारी मैदान में चुनौती देने के लिए। ब्रजेश सिंह रावत और कार्तिकेय राणा के बीच देवबंद में मुकाबला देखने को मिलेगा। एंटोनियो फर्नांडिस और अमित पालेकर, सांता क्रूज गोवा की ये कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स के कैंडिडेट्स आपको दिखा रहे हैं जिनके बीच मुकाबला बताया जा रहा है। प्रमोद सावंत और धर्मेश सागलानी, सांकेलिन गोवा। वहीं जोसेफ सिकेरा और माइकल लोबो के बीच कलांगुटे में मुकाबला होना है। पणजी में भी काफी कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। दामोदर गजानन और लुई जिन्हो फतोरदा गोवा सीट पर आमने सामने हैं। भुवन चंद्र कापड़ी सीएम धामी को चुनौती देने मैदान में उतरे हैं, तो हरीश रावत का मुकाबला मोहन सिंह बिष्ट से है। सुरेश चौहान और कर्नल अजय के बीच मुकाबला। ये मुस्लिम आबादी बहुल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के, जहां 17% से लेकर 50% तक मुस्लिम आबादी है और ये सीधे तौर पर नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। मुरादाबाद में 50% से अधिक, रामपुर में 50% से अधिक, बरेली में 34 साढ़े 34%, बदायूं में 23% से अधिक, शाहजहांपुर में 17 साढ़े 17% मुस्लिम मतदाता हैं। सहारनपुर में करीब 42%, बिजनौर में 43%, अमरोहा में 40, तो संभल में 32% मुस्लिम मतदाता हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।